Unacademy. Let's crack it. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के एनसीईआरटी के इस प्रोग्राम में। हम सभी एजुकेटर्स आपको छठे से 12वें क्लास तक के एनसीईआरटी के संपूर्ण तथ्य को, उसकी अवधारणाओं को आप तक संप्रेषित कर रहे हैं ताकि फंडामेंटल लेवल पर भी आप पूरी तरह से तैयार हो सकें। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल के छठे से 12वें क्लास के एनसीईआरटी को आप तक संप्रेषित कर रहा हूँ। आज से पहले हम लोग एनसीईआरटी के जो छठे क्लास की पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसके 4 चैप्टर्स को पढ़ के समझ चुके हैं। आज 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम वैसे है पृथ्वी के परिमंडल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पृथ्वी के परिमंडल। अब आप सोच रहे होंगे फिर जब चैप्टर का नाम ये है तो मैंने प्रमुख डोमेन क्यों लिखा है। तो डोमेन ऑब्लिक परिमंडल है, उसको इंग्लिश में कई बार डोमेन भी कहते हैं। और यहाँ एक बात फिर मैं रिपीट करूँगा कि जैसे मैंने आपको पढ़ने के तरीके में बताया था कि किसी भी चीज़ को सुनने या देखने के बाद आप उस पर क्या लगाइए, क्या है, अर्थात उसके आधारभूत परिभाषा को पहले बनाने का प्रयास कीजिए, तब आप बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और कई बार विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं ऐसे बेसिक टर्म्स को नहीं समझने के कारण उनको कई प्रकार की दिक्कतें भी आती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे परिमंडल क्या है, इसके पश्चात पृथ्वी का। हालांकि दोनों आपस में पूरक की भांति हैं, क्योंकि परिमंडल स्वतंत्र रूप से कुछ और परिभाषाएं भी उसकी बन सकती हैं। तो पृथ्वी के परिमंडल, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह जो भूपृष्ठ है, ऊपरी सतह में भिन्न स्वरूप के साथ, भिन्न विशेषताओं के साथ कई ऐसे मंडल हैं जिन्हें हम परिमंडल कहते हैं, या कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम परिमंडल कहते हैं। जैसे स्थल मंडल लिथोस्फीयर, जैसे वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जैसे जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, या जैसे बायोस्फीयर जैव मंडल। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भिन्न विशेषताओं से जो युक्त मंडल हैं, मंडल न कहकर हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्षेत्र हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमंडल। अब इसमें क्या क्या शामिल है, तो हवा से जोड़ेंगे हम वायुमंडल को। और जो एनसीईआरटी में बेसिक टर्म्स दिए हुए हैं, जिस प्रकार के टर्म्स दिए हुए हैं, मैंने उन्हीं टर्म्स को यहाँ इकट्ठा करके दे दिया है। यद्यपि आप आगे जब पढ़ेंगे इसी चीज को तो मैं वहां वायु यूज करूंगा, अर्थात ऊपरी सतह पर वायु। पानी की जगह लिखा रहेगा जल, क्योंकि पानी और जल समानार्थी है, परंतु पानी हम पीने के या सामाजिक तौर पर यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जब हम सागरीय या फिर नदी के पानी को लेकर के चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं जल। तो अध्ययन के तौर पर हम जल का यूज करते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में टर्म्स है, या भूमि की जगह हम यूज करेंगे स्थल। तो हवा, पानी और भूमि, अर्थात वायु, जल और स्थल, ये तीनों के तीनों बायोस्फीयर में ही शामिल हैं, क्षेत्र में ही शामिल हैं। और ये तीनों जहां आपस में मिलते हैं वहां पर जैव मंडल बनता है। इस मॉडल को आप देखो, ये जैसे हुआ वायुमंडल, ये हुआ स्थल मंडल, ये हुआ जल मंडल। हम सिंपली कहें तो ये जलवायु विज्ञान संबंधित हो जाएगा, ये भूआकृति विज्ञान संबंधित हो जाएगा, और ये समुद्र विज्ञान संबंधित हो जाएगा। और तीनों का जहां पर अंतराकर्षण होता है, अर्थात वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तीनों जहां पर मिलते हैं वहां विकास होता है जैव मंडल का। और यही 4 परिमंडल हैं। फिर से रिपीट करता हूं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भिन्न स्वरूप और विशेषताओं से युक्त जो क्षेत्र हैं, जिनमें वायु, जल और स्थल शामिल हैं। वायु वाले को हम वायुमंडल कहते हैं, जल राशियों से युक्त को हम जल मंडल या समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र ओशनोग्राफी जोड़ेंगे उसको, महासागर कहेंगे, समुद्र विज्ञान तो उसके विषय वस्तु हो गया उसका। और जो स्थल मंडल से है उसको हम भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन स्थल या भूमि से जो युक्त है उसको हम कहेंगे स्थल मंडल। तो इस प्रकार के 3 परिमंडल हुए जो भौतिक परिमंडल हैं। अब यह भी आपको ध्यान रखना है, परिमंडल इसका एक पार्ट हो जाएगा भौतिक परिमंडल। तो ये जो भौतिक परिमंडल है, ये पहला हो जाएगा स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर, दूसरा हो जाएगा वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर, और तीसरा हो जाएगा जल मंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों का जहां मिलन होता है, या तीनों जो वहां आपस में अंतराकर्षित होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वहां पर जैव मंडल का विकास होता है। तो ये भौतिक के बजाय हो जाएगा जैविक मंडल।
जैविक पे बेसिस पे क्या बनेगा, जैवमंडल। तो ये बिल्कुल बेसिक से जो डिफिनीशन हो सकता है वो मैंने पहले आपको समझा दिया कि भाई पृथ्वी के परिमंडल क्या है, कैसे, कहाँ कहाँ है, और तीनों भौतिक परिमंडलों के मिलने से किस प्रकार जैवमंडल का विकास होता है। ये बढ़िया से डिटेल में आप समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो इसी तीनों चारों परिमंडलों को, ये तीन हो गए भौतिक परिमंडल, और ये जो चौथा है वो हो जाएगा जैविक परिमंडल। यहां पर स्पष्ट तौर पे आपको दिख रहा होगा एटमॉस्फेयर, ये सिंबल होता है टू वे इंटरेक्शन का। लिथोस्फेयर मतलब स्थल मंडल, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, और तीनों के अंतराकर्षण से जो बना है वो है बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल। तो कई बार मॉडल्स या इस प्रकार के जो डायग्राम्स होते हैं आपके समझ के लिए बड़े उपयोगी होते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ऐसे डायग्राम्स लेके भी आता हूँ। यद्यपि ये डायग्राम्स एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ तो बनवाए जाते हैं आपके लिए, कुछ नेट पे भी मिल जाते हैं, है ना, ताकि आपकी सरल और बड़े सहज स्तर पे समझ आप तक संप्रेषित हो सके। तो पृथ्वी के परिमंडल क्या है ये आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब देखो भूमंडल, इसको हम कहेंगे स्थल मंडल। ये भूमंडल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि छठे क्लास के पुराने वाले एनसीईआरटी में स्थल मंडल को भूमंडल ही लिखा गया है। ठीक है, भूमंडल या लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। भूमंडल या स्थल मंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग है, ध्यान रखना है, वह ठोस भाग है जिस पर हम लोग रहते हैं। अब मुद्दा थोड़ा सा यह भी है कि क्या फिर समुद्र विज्ञान या जो महासागर हैं वो तरल ही हैं, या महासागर के पास क्या स्थल मंडल है। हालांकि उस छठे क्लास के एनसीईआरटी में सीधे स्पष्ट नहीं है, वो आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमारा डिसिप्लिन ये होगा कि हम एनसीईआरटी के दायरे से बहुत बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक आगे बढ़ के क्लियर करते रहेंगे ताकि एक बैकग्राउंड बनता रहे, और फिर आप उसको समायोजित जब करें तो सरलता महसूस करें, सहजता महसूस करें। तो भूपृष्ठ का तात्पर्य एक तो हो गया महाद्वीप जिस पर हम रहते हैं, दूसरा है महासागर, अर्थात जो महासागर का तली है जिस पर महासागरीय जल टिका हुआ है वह तली भी भूपृष्ठ का ही भाग है। ठीक है, जैसे यहां देखो लिखा हुआ है कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, भूमंडल भूप्रॉपर्टी चट्टान मिट्टी की परतों से बना है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कई प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, है ना। अब प्लेट और टेक्टोनिक्स के अंतर्गत भी आप इसको पढ़ते हो, टेक्टोनिक्स और प्लेटें लिथोस्फीयर का ही उपखंड है। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। लिथोस्फीयर में कठोर यांत्रिक गुण होते हैं। ओबियसली जब गुण होगा, विविध प्रकार के तत्व होंगे, तभी तो कुछ विशिष्ट प्रकार के, अलग प्रकार के या भिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण भी होगा। जैसे जिनमें जिस प्रकार के गुण, जैसे मेटलिक या लोहा वाले ज़्यादा हैं तो उनके गुण कुछ और होंगे, कुछ में लोहा वाले या धातु वाले ही नहीं होंगे। तो जिस प्रकार के तत्व होंगे उसी प्रकार के विशेषता वाले खनिज का भी निर्माण होगा। जैसे कार्बन से युक्त है तो कोयला बन सकता है ना। वो कैसे बनेगा, कब बनेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे एनसीईआरटी के क्लासेस के अकॉर्डिंग क्लास विकसित होता जाएगा, है ना। तो ये हो गया लिथोस्फीयर। तो सिंपली क्या है, अगर हम इसको मोटा मोटी बहुत सरलतम भाषा में बहुत कम शब्दों में कहें तो स्थल मंडल का तात्पर्य उस ठोस बाह्य परत से है जो महाद्वीप और महासागर के रूप में बटा है। महासागर का तात्पर्य उस जलराशि से नहीं है, महासागर के नीचे जो ठोस भूखंड है, जो बेसाल्ट का बना है, वह भी इस स्थल मंडल का ही भाग है। अर्थात इस स्थल मंडल में एक तरफ आ जाएगा महाद्वीप, ये तो सबको सीधे समझ में आता है, और दूसरी तरफ आ जाएगा महासागर। तो महासागर का वो तरल भाग नहीं, महासागरीय तली, तली का मतलब होता है बॉटम। जो बॉटम ऑफ द ओशियन है जिस पर वो वाटर बॉडी टिका हुआ है उसको हम कहते हैं, उसको शामिल करते हैं। इस पिक्चर से और स्पष्ट हो जाएगा, ये प्लेट टेक्टोनिक्स का ही पिक्चर है। देखो ये ओशियनिक बॉडी है और ये कॉन्टिनेंटल है, ये है महाद्वीप और ये है महासागर। तो ओवरऑल जो ये महासागरीय जल है ये इसी ठोस पर तो टिका हुआ है। तो हम भूमंडल के या स्थल मंडल का जब अध्ययन करेंगे तो हम महासागरीय तली जिस पर वो तरल जल टिका हुआ है उन सबको शामिल करते हैं। तो महाद्वीप और महासागरीय तली दोनों को मिलाकर के
स्थल मंडल का निर्माण होता है। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। इस स्थल मंडल में कई प्रकार के भिन्न तत्व हैं, लगभग 200 प्रकार के तत्वों से मिलकर यह स्थल मंडल बना है। और तत्व जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार के गुण वहां पे होते हैं, और उन्हीं गुणों के अनुरूप विविध प्रकार के खनिज संसाधनों का विकास होता है। जैसे मैंने कहा आपसे, कार्बन होगा तो कोयला, धातु होगा तो धातुई खनिज वाले, धातुई खनिज वालों का कुछ और बनेगा, है ना। अब वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं स्थल मंडल बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसमें महासागर या जलमंडल के जो भूपृष्ठ है जिस पर वो टिका हुआ है उसको भी शामिल करेंगे। तो ये कई बार विद्यार्थी मिस करते थे, तो मैंने बेसिक्स में इसको भी बता दिया। फिर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकता है। तो स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, लेकिन जो जलराशि टिकी हुई है उसको महासागरीय बेसिन, अर्थात बेसिन मतलब तस्तरी नुमा आकृति को जिस पर जल टिका हुआ है, ठीक है, उसको भी हम भूपृष्ठ में ही शामिल करते हैं। अब देखो, जो समुद्र तल से किसी के भी ऊंचाई या गहराई को मापने के लिए हम सी लेवल को ही आधार मानते हैं, क्योंकि सारे महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तो वैश्विक स्तर पर सी लेवल ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्षा जब होगी तो सी लेवल बढ़ जाएगा, और पूरे विश्व में या सभी महासागरों पर एक साथ वर्षा नहीं होती। तो जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा सी लेवल घट जाएगा, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी सी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये स्थनिक रूप से अर्थात स्पेशियल लेवल पे डिफरेंसेस भी आते हैं। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि सी लेवल वैश्विक स्तर पर एक ही है। तो ऊंचाई या गहराई को मापने के लिए, उसके अनुपात को निकालने के लिए या मापने के लिए हम लोग सी लेवल को ही आधार मानते हैं। जैसे मान लो अगर ये ऐसे एक पिक्चर ले हम लोग, ये सी लेवल है, एसएल मीन्स सी लेवल। तो चाहे हम गहराई को मापें चाहे हम ऊंचाई को मापें, हम इसी सी लेवल को आधार के रूप में यूज करते हैं। क्लियर हो गया। अब सी लेवल से यदि हम स्थल के औसत ऊंचाई को लेंगे तो केवल 100 मीटर है। समुद्र तल से महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 100 मीटर केवल है। और सर्वाधिक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। 48 अब नहीं है, तो बढ़ चुका है। और नए वाले एटलस में भी इसकी चर्चा आपको बढ़े हुए की ही चर्चा होगी। तो यहाँ पर महासागरों की औसत जो समुद्र तल से गहराई है ये 4,000 मीटर है। देखो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, सूचना है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और परीक्षार्थी कई बार या विद्यार्थी कई बार इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बहुत बेसिक सूचना है, और यूपीएससी के पीटी में भी ऐसी सूचनाएं अक्सर पूछी जा रही हैं, पूछी गई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो सागर तल से महाद्वीपों की औसत ऊंचाई मात्र 100 मीटर है, जबकि सागर तल से महासागरों की औसत गहराई लगभग 4,000 मीटर अर्थात 4 किलोमीटर है। अब इसमें विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। जबकि महासागरों की सबसे जो गहनतम बिंदु है वो प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है, मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। अर्थात अगर हिमालय की ऊंचाई को लें तो 9 किलोमीटर से थोड़ा कम है, 8,850 मीटर है। लेकिन ये तो 11,000 है, अर्थात इससे बहुत ज़्यादा गहरा सागर का वो ट्रेंच है, गर्त है। ये कहाँ पर है? फिलीपींस के पास है मेरियाना ट्रेंच। किस सागर में है या महासागर में है? प्रशांत महासागर में। क्लियर हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप अभी तैयार करते चलेंगे तो आगे आपको थोड़े थोड़े में वो सागर भरता रहेगा और आगे आप पर ज़्यादा लोड या दबाव नहीं आएगा। अब न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग का नाम आपने सुना होगा, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। 29 मई 53 को इन्होंने इस माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने का कार्य किया। हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में है, हालांकि नए वाले एनसीईआरटी में चेंज कर दिया गया है। नए जिन लोगों ने ये फतह किया है, उस पर चढ़ने का कार्य किया है, उनका नाम है, लेकिन ध्यान रखना है एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। तेंजिंग उस समय भारतीय ही थे, लेकिन नेपाल और भारत दोनों से उनका संबंध था। 53 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। सबसे पहली महिला जो थी वो जापान की जुंको ताबेई थी। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली जो महिला चढ़ी थी उसका नाम था जुंको ताबेई। भारत की ओर से पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया उनका नाम था बछेंद्री पाल। ये 84 में चढ़ी थी। क्लियर हो गया। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं,
जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब एक फैक्ट मैं यहाँ बताता हूँ, चूंकि आपको कई बार लग रहा होगा बहुत इजी चल रहा है। इजी इसलिए चल रहा है क्योंकि छठे क्लास का भी है। आप सोचिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है या छोटा है, यूरोप से बड़ा है या छोटा है, या दोनों का क्षेत्रफल मिला दें, अर्थात ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को मिला दें, तो अंटार्कटिका से वो कितने गुने बड़ा होंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसका सही उत्तर आपको पता नहीं होगा। अब इसका उत्तर मैं बताऊंगा आगे। ये प्रश्न आप ध्यान रखिए, क्योंकि बेसिक क्लास का कुछ फायदा या बहुत बड़ा फायदा तो है ही। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य कंटेंट के तौर पे छठे वाले एनसीईआरटी में थे, तो मैंने इकट्ठा आपको पीपीटी में दे दिया। आगे चलते हैं हम लोग। एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हालांकि ध्यान रखिएगा, जैसे जो विषुवत रेखा है वो यहाँ से ऐसे गुजरती है। ये जो पार्ट है इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का जो जकार्ता द्वीप है या और भी कई वहाँ पे जो द्वीप हैं वो एशिया के ही भाग हैं। जैसे ये जो द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये जो पार्ट है वो एशिया में ही आते हैं। लेकिन चूंकि ये द्वीप हैं, अगर हम स्थल खंड की बात करें तो पूरी तरह से विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर के ऊपर में ही है, इसलिए लिखा हुआ है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। अब अगर आपसे हम फिर क्वेश्चन करें कि कौन से महाद्वीप हैं जिनमें विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, तो विश्व का एक ही महाद्वीप है। कौन सा है भाई? तो महाद्वीप है अफ्रीका। फिर आपसे हम क्वेश्चन करें कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, उस महाद्वीप का नाम हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। और ऐसा संयोग सभी महाद्वीपों को प्राप्त नहीं है, ध्यान रखना है। आकार में कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा या बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन यह संयोग सबके साथ लागू नहीं होता है। तो एशिया के लगभग दक्षिणी किनारे से कर्क रेखा गुजरती है, यही भारत के बीच से गुजरती है। इसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा कहते हैं। तो एशिया के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। अब आपका होमवर्क ये है, अब देखिए कि ये कर्क रेखा एशिया के किन किन राष्ट्रों से होकर गुजरती है। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से तो बिल्कुल नहीं गुजरेगी, पाकिस्तान से, ईरान से, या फिर हम दक्षिण पूर्वी एशिया में जाएं तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, किन किन राष्ट्रों से गुजरती है ये रेखा। थोड़ा इस बात को आप ध्यान दीजिए, ऐसा प्रश्न आया हुआ है और आगे आने की संभावना है। वैसे चूंकि अभी एनसीईआरटी में सूचनाएं नहीं है, लेकिन हम एनसीईआरटी छठे क्लास या सातवें का क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे का एक बड़ा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, मैपिंग का भी एक बड़ा आधार मिल जाएगा, जिससे चीज़ों को तैयार करना सरल और सहज होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। यह पृथ्वी के कुल महाद्वीपीय क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है। हालांकि यूरोप, ये देखो इधर से ये जो साइडेड है यूरोप है, यूरोप और एशिया लगभग एक ही है, लेकिन यूराल पर्वत और यूराल नदी इन दोनों महाद्वीपों को अलग करते हैं, इसलिए यूरोप को हम एशिया से अलग कहते हैं। लेकिन सम्मिलित रूप से दोनों की अभिव्यक्ति यूरेशिया है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया। क्लियर हो गया? यहीं पर वो यूराल पर्वत है और नदी भी है। इस यूराल पर्वत की वजह से हम इधर एशिया और इधर यूरोप कहते हैं। क्लियर हो गया? तो वर्ल्ड के पूरे महाद्वीपीय खंड का या पूरे महाद्वीपीय क्षेत्रफल का 1/3 अकेले एशिया में है। क्लियर हो गया? एशिया पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से लगभग जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, उसके ईस्ट जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध है। तो ये यूरोप को छोड़ दें तो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट एशिया पूर्वी गोलार्ध में ही है ना। यूरोप का बहुत सारा पार्ट पूर्वी में भी है, कुछ पार्ट पश्चिम में भी है, लेकिन एशिया का पूरा भाग पूर्वी गोलार्ध में ही है। क्लियर हो रहा है? कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत एवं यूराल नदी है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। तो एशिया के संदर्भ में जो बेसिक इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आवश्यक थी, वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दूसरे महाद्वीप की ओर। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर हम कहें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो नंबर आता है अफ्रीका, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। क्लियर हो रहा है? अफ्रीका दिख रहा होगा। इसमें एक बेसिक चीज और बता दें
ये जो अरेबियन पेनिनसुला है वो देखने में लगता है अफ्रीका का पार्ट है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, लेकिन ये एशिया का भाग है। लाल सागर अफ्रीका से इसको बिल्कुल अलग कर देता है, और चूंकि इसमें ये संलग्न है लेकिन अफ्रीका से पूरी तरह संलग्न नहीं है, इसलिए अरेबियन पेनिनसुला को हम एशिया का भाग मानते हैं, ना कि अफ्रीका का। बिल्कुल स्पष्ट हो। अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। तो अफ्रीका आपको दिख रहा होगा, ये मैंने पॉलिटिकल मैप ले लिया अफ्रीका का, है ना। यहीं पर अरेबियन पेनिनसुला है, नाई प्रायद्वीप इधर हो गया, और विश्व की सबसे जो लंबी नदी है नील नदी, इसी महाद्वीप में यहां से प्रवाहित होती है। लेकिन ध्यान रखना है, ये नील नदी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है हम आगे बताएंगे आपको। तो ये अफ्रीका है, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दूसरा महाद्वीप क्षेत्रफल में आ जाएगा। विषुवत वृत्त इसके अलावा मध्य से गुजरती है, कर्क वृत्त या कर्क रेखा और मकर रेखा या विषुवत रेखा, तीनों ही। देखो विषुवत रेखा ऑलमोस्ट यहां से गुजरती है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है और मकर रेखा यहां से गुजरती है। तो यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों ही गुजरती हैं। और फिर आपका होमवर्क है कि ये कर्क और मकर वृत्त या विषुवत वृत्त या रेखाएं किन किन राष्ट्रों से होकर गुजरती हैं, साथ ही साथ इस रेखा के आसपास कौन कौन से महत्वपूर्ण सिटीज हैं। आगे आप जब महादेशों के या महाद्वीपों के प्रादेशिक भूगोल पर आएंगे तो बताएंगे आपको कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा प्रश्न आया हुआ है, आने की संभावनाएं भी हैं, है ना। तो ये सब आपका फिलहाल होमवर्क है। अगले चैप्टर पे जाएंगे तो उसमें अफ्रीका पढ़ेंगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन, सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेगिस्तान है जो अफ्रीका में ही है, और विश्व की सबसे लंबी नील इसी अफ्रीका में होके अफ्रीका से गुजरती है। ये ध्यान रखना है कि सहारा के मरुस्थल में ही विश्व का सबसे गर्म स्थल, नाम क्या है, अल अजीजिया। अल अजीजिया क्लियर हो गया, या गिबली, यही लीबिया का अल अजीजिया है, यहां पर ही है लीबिया राष्ट्र में अल अजीजिया। विश्व का सबसे गर्म स्थल है। यहाँ सामान्यतः तापमान, जो उच्च तापमान है, वो 56 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं तथ्य छोड़ नहीं रहा हूँ, जो उस चैप्टर में जितना है मैं थोड़ा सा बस बढ़ा रहा हूँ। आगे जैसे सूचनाएं बढ़ती जाएंगी वैसे ही सूचनाओं को मैं बढ़ाता जाऊँगा। चलते हैं आगे। अब आ गया देखो यूरोप। यूरोप के विषय में 3 ही सूचनाएं उस पुस्तक में थी तो मैंने 3 ही लिया है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। बेसिकली जो यूराल पर्वत और यूराल नदी है वो इस महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। हालांकि देखने में दोनों एक ही लगते हैं लेकिन दोनों के व्यक्ति अलग अलग है। सम्मिलित तौर पे दोनों को यूरेशिया भी कहते हैं, है ना। आर्कटिक वृत्त अर्थात जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अब ये उस पर लिखा नहीं है, ये मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि आपको जानना चाहिए। प्रायद्वीपीय महाद्वीप का मतलब ये हो गया, या प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीप कहते हैं जिस स्थल खंड के 3 ओर से जल हो। इसे द्वीप कहते हैं 4 ओर से जल हो, और जब 3 ओर से जल होगा तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाली खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, तो कहते हैं प्रायद्वीप। तो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? देखो यह भी एक प्रायद्वीप है, यह भी एक प्रायद्वीप है, यह भी एक प्रायद्वीप हो गया, यह भी एक प्रायद्वीप हो गया। ये तो द्वीप हो गए, लेकिन साथ में ये एक प्रायद्वीप है, ये एक प्रायद्वीप है। ये स्पेन का जो मेसोटा का पठार है ये भी एक प्रायद्वीप है। इवन इटली भी एक प्रायद्वीप है ना। ये सब के सब एक प्रायद्वीप है। तो ओवरऑल देखोगे तो पूरे के पूरे यूरोप में जो सबसे बड़ा स्थलाकृतिक विशेषता मिलेगा वो प्रायद्वीप की प्रकार का मिलेगा, इसीलिए हम इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो ये सूचना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब इसी में पॉलिटिकल मैप है ये, तो पीपीटी आपको मिल ही जाता होगा। तो आप पॉलिटिकल मैप में अगर आप इतिहास को बढ़िया समझना चाहते हैं, खासकर विश्व के इतिहास को, तो इसमें कहाँ पर रोमन साम्राज्य था या ऑस्ट्रिया का जो
जो भी राष्ट्र थे, मैं सबकी चर्चा अभी नहीं करूंगा चूंकि भूगोल पे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन चाहे यूरोप में फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रिया हो, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से द्वितीय विश्व का शुभारंभ हुआ। आखिर ये क्यों हो सका, उसके पहले ऑस्ट्रिया की जो महत्वाकांक्षाएं थी, उन सभी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उनके लोकेशन को जानिए। रोमन साम्राज्य कहाँ से कहाँ था, या जो रोमन साम्राज्य जो फैला हुआ था उत्तर में वो कहाँ तक था, जर्मन्स से वो किस प्रकार से अलग था। जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी देखेंगे बिस्मार्क उन सभी चीज़ों का यूज़ भी करता है। तो अगर आपको विश्व इतिहास को बढ़िया समझना है तो आपको मानचित्र पे बहुत बेहतर प्रकार से एक समझ होनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल है। अब आगे चलते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका। ओबियसली अब देखो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में 3 पॉइंट्स आएंगे नॉर्थ अमेरिका से अलग भी हम थोड़ा कहें, जैसे लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में जैसे नॉर्थ अमेरिका देखो यहाँ तक है, ये पूरा हरा वाला उत्तर अमेरिका है। लेकिन यदि हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो ये लाइन बेसिकली इस लाइन के इधर है मैक्सिको, ये है मैक्सिको, ये है यूएसए, ये है कनाडा, और ये यूएसए का ही भाग है अलास्का। तो अगर हम मैक्सिको को हटा दें और दक्षिण अमेरिका में जोड़ दें तो मैक्सिको और ये कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं इंक्लूडिंग पनामा, होंडुरास, तो इन सबको जोड़ देने पे दक्षिण अमेरिका जोड़ दें तो बन जाता है लैटिन अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में देखो ध्यान से तो पनामा आदि सब आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका का मतलब केवल दक्षिण अमेरिका नहीं होता है। लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, साथ में होंडुरास, पनामा, क्यूबा, ये सब, वेस्ट इंडीज क्रिकेट भी खेलते हैं, आपको पता है ये टीम ही है। तो पूरे के पूरे जब जोड़ देंगे दक्षिण अमेरिका से तो बन जाएगा लैटिन अमेरिका। और साउथ अमेरिका में फिर इस वाले पार्ट को हटा देते हैं तो बन जाता है साउथ अमेरिका। तो 3 पॉइंट आता है। पहला आता है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा आता है साउथ अमेरिका, और तीसरा आता है लैटिन अमेरिका। क्लियर हो गया? तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से राष्ट्र आएंगे, अब उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, जानते हैं लोग उत्तर अमेरिका के विषय में। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में से एक सकरे स्थल से जुड़े हुए हैं, वो यही पनामा के पास, पनामा जल संधि है वहाँ पे, है ना। पनामा देश के पूर्वी सीमा पर स्थित है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपको, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। इसके इस तरफ देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन है, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक। इस तरफ लोगे तो प्रशांत महासागर आ जाएगा, और इसके उत्तर में इस तरफ लेंगे तो आर्कटिक आ जाएगा, आर्कटिक महासागर। और यही है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप इसमें भी जोड़ सकते हैं कि उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी भाग से, यानी मेन रूप से कनाडा से, आर्कटिक वृत्त अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा गुजरती है। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का। अब चलते हैं हम लोग, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये कि जैसे जो राष्ट्र हैं, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा मैक्सिको का पार्ट। अब इधर लोगे तो ये क्यूबा हो जाएगा, है ना। तो इधर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेनेजुएला, डोमिनिकन रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, इसमें आ जाता है कोलंबिया, इक्वाडोर। और पनामा अंतिम सीमा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं हम लोग साउथ अमेरिका की ओर, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। ये अधिकांश भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में है। पूर्व में अंध महासागर जैसे उसमें था अटलांटिक, और इधर आ जाएगा पैसिफिक। ठीक है, 7 महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज, लंबा पर्वत श्रृंखला में ये यहां से लेकर पूरा इसके साउदर्न टिप तक है। विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है एंडीज, दूसरी लंबी है रॉकीज जो उत्तर अमेरिका के पश्चिमी सीमा पर है, और तीसरी सबसे लंबी श्रृंखला है हमारे भारत का हिमालय। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो पश्चिमी तट के समानांतर है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन का प्रवाह होता है। अमेजन यहाँ से लेकर के इस प्रकार से बहती है
सबसे लंबी नदी इसकी सहायिका है मडीरा, मडीरा बेसिन। अब मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी का अंतर क्या है। लंबी नदी का तात्पर्य लंबाई से है, अर्थात उद्गम से लेकर के मुहाने तक जो नदी की लंबाई है उसे हम कहते हैं लंबी। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन बड़ी नदी का मतलब हुआ नदी में कुल जल प्रवाह कितना है। ये ध्यान रखिएगा, विश्व के कुल नदियों के यदि अनुपात को लें तो अमेजन में अकेले 14% कुल नदियों का जल है, यानी कुल नदियों में 14% अकेले अमेजन ही कैरी करती है। और लंबाई में वैसे नील से थोड़ी कम है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो अमेजन लंबाई में थोड़ा कम होने के बाद भी, चूंकि विषुवतीय प्रदेश में है, इसमें मडीरा में जितना कुल जल प्रवाहित होता है अकेले पूरे नील में नहीं पाया जाएगा, जो मडीरा अमेजन की सहायिका है। क्लियर हो गया। निग्रो, मडीरा, ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे और किए थे कि यूरोप और साथ में ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अंटार्कटिका के क्षेत्रफल से उसका हम कैसे तुलना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका भले दिखता बहुत छोटा है, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल से अंटार्कटिका का क्षेत्रफल ज्यादा है। ये मैंने क्वेश्चन आपसे थोड़ी देर पहले किया था। तो चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की ओर, है ना। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है, क्योंकि अब द्वीप तो ऐसे मैक्सिमम जो महाद्वीप हैं वो द्वीप की तरह ही हैं, लेकिन ये देखने में एक बार में प्रथम दृष्टया ही लगता है कि चारों ओर इसके जल है, अर्थात ये सागर या महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, और यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ध्यान रखना है आपको, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है, और मकर रेखा इस महाद्वीप के बीच से गुजरती है, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो इस महाद्वीप के लगभग बीच से गुजरती है। तो ये परिचय हो गया ऑस्ट्रेलिया का। जो मैंने प्रश्न किया था उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा, है ना। अब अंटार्कटिका पे आते हैं। इसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, एक बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अर्थात एक ऐसा महाद्वीप है जो ऑलमोस्ट साउथ पोल के चारों ओर है। यही है साउथ पोल, लिखा भी हुआ है साउथ पोल, है ना। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका जो श्वेत महाद्वीप है, श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि बर्फ के मोटे चादरों से ढका हुआ है। इसका क्षेत्रफल यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी अधिक है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में स्थित है ना। अत्यधिक शीतलता के कारण ये हमेशा मोटे बर्फ के परतों से ढका होता है, इसीलिए इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। अस्थायी रूप से यहाँ मानव का कोई निवास नहीं है। शोध के लिए हम लोग यहाँ पर अपने प्रयोगशाला को, वेधशालाओं को बनाते हैं। भारत ने भी 2 वेधशालाएं यहाँ बनाई हुई हैं। पहले का नाम है मैत्री, यानी सबसे पहले जो भारत ने शोधशाला बनाया था उसका नाम था मैत्री। उसके बाद दक्षिणी गंगोत्री। भारत की जो 2 शोधशालाएं हैं, रिसर्च सेंटर्स, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, ये कहाँ पर हैं, अंटार्कटिका में है। खासकर जो जलवायु परिवर्तन संबंधित तथ्य हैं, अवधारणाएं हैं, उनके शोध के लिए विश्व कई राष्ट्रों ने बनाया है, हमने भी बनाया है। तो ये एनसीईआरटी में जो सूचनाएं थी, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कहा भी था, अनुशासन से थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा लेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और इंटरेस्ट भी आए। तो अंटार्कटिका महाद्वीप भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कुछ स्थलाकृतियों के विषय में भी इस चैप्टर में चर्चा है, तो उनको भी समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। पहले हमने बताया कि परिमंडल क्या है। परिमंडल जो 4 मुख्य परिमंडल हैं, 3 भौतिक परिमंडल, 1 जैविक परिमंडल। फिर भौतिक परिमंडलों में जो स्थल मंडल थे, स्थल मंडल 7 महाद्वीपों में बटे थे। उन 7 का एक संक्षिप्त विवरण तथ्य और धारणा के साथ आप तक मैंने प्रस्तुत किया, और सभी तथ्य अति महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं स्थलाकृतियों पे। तो स्थलाकृति की परिभाषा तो जो एनसीईआरटी में है वो बहुत व्यवहारिक नहीं है, इसमें थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया। जैसे स्थल पर निर्मित या उभरी आकृतियां स्थलाकृति हैं। स्थल मतलब जो महाद्वीप या महासागरीय तली हैं, उभरी आकृतियां, अब चाहे वो दर्रा हो, नदी हो, पर्वत हो, नदी नहीं घाटी होगा उसका, नदी घाटी, तो पर्वत, पठार, मैदान, दर्रा, घाटी, ये सब के सब आकृति हैं, और इनको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्थलाकृति।
तो भूपृष्ठ पर उभरी वो आकृतियां जो विविधता को उत्पन्न करती हैं, निर्मित करती हैं या उच्चावच को बनाती हैं। हो सकता है आपको उच्चावच समझ में ना आ रहा हो, है ना। सिंपल, भूपृष्ठ पर उभरी आकृतियां स्थलाकृति हैं। वस्तु भूपृष्ठ का प्रत्येक स्थान समतल न होकर उबड़ खाबड़ है, इस अनइवन है। समुद्र तल से कुछ मीटर से लेकर हजारों मीटर तक ऊपर हो सकता है। उनके स्वरूप तथा विशेषताओं के अनुरूप उन्हें अलग अलग नामों से परिभाषित किया जाता है। मूल रूप से पर्वत, पठार और मैदान, इन्हीं तीनों में बांटा जाता है। बाकी तो बहुत सारे इसके उपभाग हो जाएंगे। जैसे मैदान में ही हम बांगर, भामर, तराई, जल्ला, रेह इन सबको देखेंगे, या पर्वत में ही जो ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे होंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी का अनुशासन है, बेसिक से चलते हैं, तो बिल्कुल कम शब्दों में जो परिभाषित करना है स्थलाकृति क्या है, तो भूपृष्ठ पर उभरी या निर्मित आकृतियां स्थलाकृति हैं, है ना। भूपृष्ठ समतल ना होकर उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ इसलिए है क्योंकि उस पर कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है ना। अब पर्वत को लें तो देखो, पर्वत की जो तकनीकी परिभाषा है वो इस एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे पर्वत की जो तकनीकी परिभाषा है वो ये है कि सागर तल से 1000 मीटर ऊपर, कम से कम 1000 मीटर ऊपर हो, जिसका आकार या स्वरूप तिकोना अर्थात शंक्वाकार हो, आधार चौड़ा और शीर्ष नुकीला हो, वो हम पर्वत कहते हैं। लेकिन यह परिभाषा एनसीईआरटी की छठे वाले पुस्तक में नहीं है, निसंदेह बच्चों के लिए लिखा गया है। तो उस भूखंड को पर्वत कहते हैं जो आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा हो। जैसे बच्चे में होता है ना कि बहुत बड़ा है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, ये उसमें हम अनुपात या एग्जैक्टनेस नहीं देते। तो बचपन में थोड़ा सा हम इसको वेग लेके चलते हैं ताकि आराम समझ में आ जाए, और कंटेंट थोड़ा कम कर देते हैं। तो आसपास के आकृतियों से वह भूखंड जो काफ़ी ऊंचा हो उसे हम पर्वत कहते हैं, ऊंची पहाड़ियों का समूह। अब ध्यान रखिएगा, आगे जब आप पढ़ेंगे तो पहाड़ी और पर्वत का अंतर भी हम बताएंगे आपको। फिलहाल सिंपल इतना कि अगर तकनीकी रूप से देखें तो सागर तल से कम 1000 मीटर ऊपर हो, शंक्वाकार आकृति हो, कोनियल, आधार चौड़ा और शीर्ष नुकीला हो, तो उसे हम कहते हैं पर्वत। क्लियर हो गया। इन श्रृंखलाओं को पर्वत श्रेणियां कहते हैं। जब ये लंबे होते हैं विस्तार के साथ तो उन्हें हम श्रृंखला कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय इसका सुंदर उदाहरण है। पर्वत भिन्न भिन्न ऊंचाइयों एवं आकृतियों के होते हैं। कई बार यह अंतर पर्वत के आयु के भिन्नता के साथ होता है। जैसे हिमालय का जो शीर्ष है वो नुकीला है क्योंकि हिमालय एक युवा वरित पर्वत है, लेकिन अरावली का शीर्ष सपाट है क्योंकि ये कभी जब युवा था तो उसका भी शीर्ष नुकीला रहा होगा, लेकिन कालक्रमेण यानी निर्माण के बाद जैसे जैसे अपर्दन होता गया, अपर्दन से उसका नुकीला शीर्ष धीरे धीरे घिसता चला गया और वह लगभग पठार जैसा बनने लगा। इसलिए अरावली का जो स्वरूप है वो हिमालय से भिन्न है। और उम्र का कहें तो अगर हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है और हिमालय का जो महान हिमालय है जो सबसे पहले बना था वो मात्र 2.5 करोड़ वर्ष पहले बना था। केवल 2.5 करोड़ वर्ष पहले बनकर तैयार हुआ था महान हिमालय, और अरावली बनी थी लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले, 57। सोचिए कहाँ 2.5 करोड़ और कहाँ 57 करोड़, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अर्थात अरावली एक वृद्ध पर्वत है, अवशिष्ट और अपर्दित पर्वत है। अब ये सब विशेषताएं फिर हम आगे जैसे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। जो एनसीईआरटी में है, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही आपको बता दिया है, उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। पठार, तो आसपास की भूमि सब देखो, ये पठार का जो शीर्ष है वो नुकीला ना होकर के सपाट है, लेकिन आसपास की भूमि से थोड़ा ऊंचा हो। तो जैसे सागर तल से थोड़ा ऊंचा होता है मैदान, और मैदान से थोड़ा ऊंचा होगा पठार। तकनीकी इसकी परिभाषा है कि सागर तल से कम 400 मीटर ऊंचा हो, साथ ही पथरीला हो, अर्थात उसमें मिट्टी की गहराई बहुत ज्यादा ना हो, पथरीला हो, चट्टानी हो, और शीर्ष सपाट हो। सपाट मतलब फ्लैट, तो उसे हम पठार कहते हैं। यह हुआ तकनीकी परिभाषा। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, छठे क्लास का एनसीईआरटी। तो आसपास की निची भूमि, निची भूमि जैसे मैदान, मैदान को हम निची भूमि कह सकते हैं, है ना। निची भूमि से एकदम सीधा ऊपर उठा हुआ, देखो एक कगार है सीधा ऊपर उठा हुआ, लगभग समतल या सपाट स्थलाकृति या भूभाग पठार है, या कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक विस्तृत हो सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार
तिब्बत का पठार है। वैसे पामीर के पठार को दुनिया का छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा तिब्बत के पठार को भी दुनिया का छत कहते हैं, क्योंकि दोनों आपस में आसपास ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या उत्तर अमेरिका, इवन दक्षिण अमेरिका में भी पठार बहुत ज़्यादा है। पठार को प्राचीनतम शैलखंड या चट्टान भी कहते हैं और ये खनिज संसाधनों से भरे होते हैं। अब ये सब चीज़ें नहीं थी, मैंने बता दिया ताकि थोड़ा आप जोड़ करके और अपनी इन सूचनाओं को बढ़ा सकें। अब आते हैं मैदान पर। तो वैसे तो देखो मैदान दो प्रकार से बनता है, एक होता है विवर्तनिक मैदान, दूसरा होता है निक्षेपित मैदान। तो निक्षेपित मैदान तो नदियों के द्वारा बनता है। विवर्तनिक मैदान जो भू संचलन आदि है या अंतर्जात बलों के वजह से, जैसे कोई जलमग्न भूमि है, विवर्तनिकी की वजह से ऊपर उठ जाए, सी लेवल के ऊपर आ जाए, तो वही एक मैदान है, उसको कहते हैं विवर्तनिक मैदान, टेक्टोनिक प्लेन्स। लेकिन जो छठे क्लास के एनसीईआरटी में है वो केवल निक्षेपित मैदान की चर्चा की गई है उसमें, जैसे अपेक्षाकृत समतल और लक्षण विहीन। हालांकि अब लक्षण विहीन पहले कहा जाता था, बट फिर भी लक्षण विहीन मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, विविधता ना हो, तो ऑलमोस्ट समतल होगा। जैसे पठार समतल तो होता है, सपाट तो होता है, समतल नहीं कहें, सपाट होता है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ होता है। मैदान प्रायः ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं लक्षण विहीन नीचे के भूभाग को मैदान कहते हैं, है ना। और कुछ थोड़े ऊंचे नीचे होते हैं। अधिकतर मैदान नदियों और उनके सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मध्यवर्ती भारत का मैदान। हालांकि अब ये मरुस्थल अलग कर दिया जाता है, तो ये मध्यवर्ती भारत का मैदान, ये यहाँ बंगाल का मैदान, फिर ये असम का मैदान, ये बिलौटे की भांति एक दिखता है, यही मध्यवर्ती भारत का महान मैदान है। और ये ध्यान रखना है आपको, ये विश्व का दूसरा सबसे विस्तृत मैदान भी है। विश्व में सबसे विस्तृत मैदान है यूएसए का मैदान, इसको हम मिसिसिपी मिसौरी का मैदान भी कहते हैं। और विश्व का दूसरा सबसे विस्तृत मैदान है मध्यवर्ती भारत का मैदान या उत्तर भारत का महान मैदान। महान इसलिए कहते हैं ग्रेट, बिकॉज इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, 2400 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें अपर्दित पदार्थों में कंकड़, पत्थर, बालू, सिल्ट या क्ले, चिकनी मिट्टी को ही क्ले बोलते हैं, इन सबको नदी जब साथ में बहाकर ले जाती है और डिपॉजिट करती है, अर्थात निक्षेप करती है, उसी निक्षेप के प्रक्रिया से मैदान का निर्माण होता है। यही तीन संरचनाएं वर्ल्ड में, स्थलाकृतियां सबसे ज़्यादा कॉमन हैं, जिनको कहते हैं पठार, मैदान और पर्वत, या पर्वत, पठार और मैदान। तो इन तीनों की चर्चा उस एनसीईआरटी में है छठे क्लास वाले में, तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, बेसिक से लेकर के, है ना। अब चलते हैं वायुमंडल, अर्थात जो परिमंडलों में पहला मंडल था स्थल मंडल, उसको बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब चलते हैं लोग वायुमंडल पर। वायुमंडल मतलब गैसीय आवरण। अब देखो, मैंने फिर कहा कि जो छठे क्लास के एनसीईआरटी में बड़ा वेग और कुछ ज़्यादा ही सरलतम है, लेकिन ज़्यादा सरलतम इसलिए है क्योंकि अब आप इसको पढ़ रहे हैं। जब आप छोटे बच्चे होते थे तो जैसे आपको कहानियाँ सुनाई देती थी कि एक राक्षस था, तो कितना बड़ा, बहुत बड़ा। कभी आपको पिताजी ने ये नहीं बताया होगा या कहानी सुनाने वाले ने कि उसकी लंबाई 80 फीट थी या उसकी लंबाई 22 फीट थी, बहुत बड़ा। तो बच्चा कल्पना करता था बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, है ना। तो उसी प्रकार से छठे क्लास के बच्चों के लिए है, तो आप ये ध्यान रख के चलेंगे कि मैं उसी डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, हालांकि जो उसका टेक्निकल परिभाषा है उसको मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मौलिकता के साथ उसको हम साथ लेके चल रहे हैं। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार मेन हैं। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, कई गैसें हैं, हाइड्रोजन भी है। ये सभी एक परत के रूप में पृथ्वी के चारों ओर टिके हुए हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गई, तो ये पूरा का पूरा वायुमंडल है। इनमें डिफरेंट लेयर्स भी हैं, है ना, जैसे भूमंडल मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, चुंबकीय मंडल या बहिर्मंडल, ऐसे धीरे धीरे लेयर्स बने हुए हैं। तो ओवरऑल वायुमंडल में कई लेयर्स हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, है ना। जो पृथ्वी है, अब इसको भी एक पास सिस्टमेटिक तरीके से बोलते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये भी एक परिमंडल का भाग है, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर तक सघन है, उसके पश्चात अत्यधिक विरल है। विरल मतलब बहुत स्कैटर्ड है, गैसें बहुत दूर दूर हैं। साथ ही साथ ये एटम से बने हैं, तो ऑब्वियसली इनका एक भार होगा। तो भूपृष्ठ पर ये भार जब उत्पन्न करते हैं, निर्मित करते हैं, तो उसे वायु भार कहते हैं। अर्थात वायु के भार से
जो दबाव उत्पन्न कर होता है उसे हम वायु भार या वायु दाब कहते हैं। तो इस परिमंडल का बेसिक्स क्या है समझ में आ गया। अब देखो, ये जो ट्रोपोस्फियर इसी को बोलते हैं क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया थर्मोस्फियर है, इसको हम बोलते हैं ताप मंडल। हालांकि इसको हम हेट्रोस्फियर बोल दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर हो गया। तो ये वायुमंडल हो गया। अब वायुमंडल में हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला है, 5 परतों में बटा है। कई जगह आपको 3600 किलोमीटर भी मिलेगा। इस पे मत जाइएगा, यूपीएससी ऐसे वेग सूचनाओं को नहीं पूछती, जो कंक्रीट है उसी पे यूपीएससी क्वेश्चन भी करेगी। 5 परतों में बटा है, उसको भी डिस्कस कर चुके। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो 78% है वो नाइट्रोजन है, 21% है वो है ऑक्सीजन, 0.003% है CO2। और ये पूछा गया है यूपीएससी में। CO2 एक हरित गैस है, अर्थात ग्रीन हाउस गैस है, कोल्ड गैस है, ठंडी गैस है जो लौटते हुए विकिरण को रोक लेती है। फिर अब से आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पर। तो थोड़ा सा इस बेसिक जो था, 1% में CO2, ऑर्गन आदि गैसें शामिल है। अधिक ऊंचाई पर जाने में वायुमंडल में गैसों की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इसीलिए जिसको अस्थमा की बीमारी है, हवाई जहाज में उनको दिक्कत होने की समस्याएं आ सकती हैं। या आपने पढ़ा होगा शायद, फाउंटेन पेन वैसे अब प्रचलन में नहीं है बहुत, लेकिन फाउंटेन पेन को एरोप्लेन में ले जाने से पहले उसके स्याही को एटलीस्ट आधा तो निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वायु दाब के घटने से वो स्याही फाउंटेन पेन से स्वतः ही बाहर आ सकता है, तो आपका शर्ट खराब हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि सतह से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वायु दाब घटना शुरू होता है, क्योंकि वायुमंडल विरल होता जाता है। ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। भाई ऑक्सीजन जो O2 है उसी को तो हम सांस के तौर पे लेते हैं। नाइट्रोजन प्रत्येक प्रकार के जीवधारियों के विकास में, ध्यान रखिएगा, जो एमिनो एसिड है जिससे कि प्रोटीन बना और जीवन का विकास पृथ्वी पर हुआ, उस एमिनो एसिड या प्रोटीन, इवन जो दूध है ना, अब ये मत सोचिए कि उसमें नाइट्रोजन गैस है, लेकिन प्रोटीन के निर्माण का जो सबसे बड़ा आधार है वो नाइट्रोजन है। जैसे जो पौधे जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, जैव मंडल में थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। उत्पादक वस्तुतः 4 प्रकार की चीज़ों का निर्माण करते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, फैट, और चौथा है शर्करा, ग्लूकोज। यही 4 चीज पोषण के मूल आधार हैं पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर। बनाता कौन है? वनस्पति बनाते हैं। तो जो प्रोटीन है ना, इससे बॉडी का भी विकास होता है। इससे देखोगे आप, कुछ लोग वो जिम में डोले शोले बनाते हैं या जिम करते हैं, वो आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है, वो कुछ पाउडर वाउडर बाहर का लेते हैं, या उनको कहा जाता है प्रोटीन खूब खाओ, पनीर खाओ, वनडे खाओ, बिकॉज ऑफ प्रोटीन, या दाल खाओ, है ना। तो प्रोटीन से फिर बॉडी बनना शुरू होता है। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन है, इसलिए देखो लिखा हुआ प्रत्येक जीवधारी के वृद्धि और विकास में ये सहायक होता है। क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अब ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि वनस्पतियों के विकास में ऑक्सीजन से ज़्यादा जरूरी कौन है? CO2, है ना। चूंकि CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। C है अर्थात कार्बन, उसी से कार्बोहाइड्रेट और अन्य चीज़ों का वो निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फिर ये सब आगे पढ़ेंगे आप। वायुमंडल के निचले परतों में जल का वास या जल उपलब्ध होता है, जिससे पृथ्वी पर वर्षा और हिमपात होता है। वायु के घनत्व तथा तापमान में ऊंचाई के साथ अंतर आता है, अर्थात जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये क्षोभ मंडल में घटता है, समताप मंडल में बढ़ता है, फिर मध्य मंडल में घटता है, और उसके बाद बढ़ता ही चला जाता है। तो जब हम लोग 11th क्लास के NCERT पे आएंगे, जब उसमें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इसमें लोग चर्चा करेंगे, लॉजिक के साथ, जो फैक्ट्स हैं, जो कंटेंट है, सबके साथ। फिलहाल जितना है उतना आप ध्यान रखिएगा। तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आएगी और साथ ही साथ घनत्व भी उसका घटता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाएगा, आयतन में कमी आएगी। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम लोग, तापमान घटता है, अर्थात शीतल होगा, तो शीतल वायु का जो घनत्व होता है, या शीतलता से घनत्व बढ़ता है, और गर्मी से यानी उष्णता से घनत्व जो है घटता है, क्योंकि वो फैलेगा। आयतन और घनत्व एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
ऊंचाई के साथ अंतर आता है। तापमान और ये घनत्व नहीं, गलत लिखा हुआ है, घनत्व होगा, दोनों में क्रमशः कमी होती है। क्लियर हो गया? तापमान और आयतन, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर में ठंडा होगा, ठंडा होने से क्या होता है, आयतन घटता है, घनत्व बढ़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया है, उसी को आप मानेंगे। ऊपर जाने पर तापमान भी घटेगा और आयतन भी घटेगा। क्लियर हो गया? वर्षा के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो यही है। तो ये वायुमंडल का ये पॉइंट्स भी आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। वायु में जो भार होता है, इसमें एक चीज़ और आपको बता दें कि एनसीईआरटी के चैप्टर में पहले उसको कम शब्दों में बताया गया है, फिर एक पेज के बाद उसको विस्तार दिया गया है। मैंने क्या किया है कि सारे कंटेंट को जो वायुमंडल से कंसर्न है, जो स्थल मंडल से कंसर्न है, उनको मैंने इकट्ठा कर दिया है, ताकि आपको दोहराव से आपको बचाया जा सके, क्लास का टाइम भी बचेगा, क्योंकि चैप्टर्स भी अब बड़े बड़े हैं। तो वायु मतलब जो भार होता है, उससे से भूपृष्ठ पर दबाव उत्पन्न होता है, इसको हम कहते हैं वायु दाब या वायु भार। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वायु जो स्वयं एक एटम है, अणु है या परमाणु, उसमें जब वो द्रव्यमान है तो ऑब्वियसली उसमें भार होगा। तो उस भार से वायु भूपृष्ठ पर एक दबाव उत्पन्न करती है, उसी दबाव को हम वायु दाब या वायु भार कहते हैं। ये इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वायु दाब किसी भिन्नता के कारण पवन या वायु का प्रवाह होता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, हालांकि गतिशील वायु या गैसीय आवरण जो गतिशील है उसको वायु कहते हैं। अब ये वायु और पवन का जो डिफरेंस है वो आगे आपको पता चल जाएगा, चिंता ना करिए। बस आप ये ध्यान रखिए, गतिशील वायु पवन है। जो बेसिक डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो मैंने आप पर प्रस्तुत कर दिया है। वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक कंबल की भांति कार्य करता है। कंबल यदि मोटा होगा तो गर्मी ज़्यादा देगा, कंबल यदि पतला होगा तो गर्मी कम देगा। अर्थात कंबल पतला है तो ठंड लगेगा, कंबल मोटा है तो ठंड नहीं लगेगा, गर्मी लगेगा। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी के सतह पर होंगे तापमान ज़्यादा होगा, है ना। और सपोज करो इतना मोटा कंबल है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं तो कंबल की मोटाई तो इतनी ही हुई, तो कंबल की मोटाई जैसे जैसे घटती जाएगी ठंड बढ़ता जाएगा। कंबल से तुलना वायुमंडल की इसलिए की जाती है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस कंबल की अवधारणा को आप क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर से ही जोड़ेंगे, है ना। तो ये जो छठे के एनसीईआरटी में कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज भी करते हैं कि सर कंबल से क्या मतलब है। तो कंबल का मतलब यही है, कंबल का ठंड और गर्मी से क्या मतलब है। कंबल जितना मोटा होगा गर्मी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप यदि बिल्कुल सतह पर हैं तो कंबल की मोटाई बहुत ज़्यादा हो गई, आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कंबल की मोटाई घटती जाएगी तो ठंड बढ़ता जाएगा। इसलिए क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान घटता जाता है। ये आपको शायद पता होगा, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। इसे सामान्य ताप पतन दर भी कहते हैं, सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, ये आपको पता होगा शायद। ठीक है, तो वायुमंडल की जो विशेषताएं थी यह भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं हम लोग जलमंडल पर। तो ओवरऑल जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल थे उसमें जो जलमंडल है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसमें महासागर, सागर, झील, नदी, इन सभी को शामिल किया जाता है। जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर का मतलब केवल महासागर या केवल सागर या महासागर या सागर नहीं होता। महाद्वीपों पर जो प्रवाहित नदियां हैं, बड़े बड़े जो झील हैं, उन सबको उस जलमंडल में शामिल किया जाता है। क्लियर हो गया? ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भूभाग पर फैले हुए हैं, अर्थात 29% भाग, 71% हो गया जलमंडल, इसलिए 29% हो गया स्थल मंडल। ये आपको आंकड़ा पहले भी पता होगा। पृथ्वी के जलीय ग्रह भी कहते हैं, चूंकि पूरे 8 ग्रहों में केवल यही ऐसी ग्रह है जिस पर जल है। और इसको नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन से, जो जैसे सूर्य की किरणें आई, रिफ्लेक्शन हुआ तो जो आकाश है वो इसलिए नीला दिखता है, इस जल के वजह से, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है,
समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारितंत्र है, क्योंकि अगर 71% क्षेत्रफल को कवर अप करता है, और पृथ्वी के जो सबसे बड़े जंतु हैं, कौन सा है? व्हेल। और ध्यान रखिएगा वो मैमल है, स्तनधारी है, स्तनपायी है। महाद्वीपों पर सबसे बड़ा जंतु है हाथी, डायनासोर्स तो रहे नहीं, और महासागरों में व्हेल, और सम्मिलित रूप से देखें तब भी व्हेल को ही पाएंगे। तो मछली ना होकर के स्तनधारी है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र इसलिए हम महासागरों को ही कहते हैं। लेकिन महासागरों के साथ साथ सागर, नदी, झील, इन सबको मिलाने पर बनता है जलमंडल, अर्थात हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल क्या है ये आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब कुछ बेसिक्स, जैसे ये जो सीक्वेंस था ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, महासागर, झील, हिमनद, भूमिगत जल, सबको जोड़ लिया मैंने। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97%, अब ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, अर्थात जो फ्रेश वाटर है, देखो यहाँ से 97% लवणीय जल है। ये कैसे बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सोचो, जल पृथ्वी का एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बगैर जीना नामुमकिन है। अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया और चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे भारत का चंद्रयान 3 उतरा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ये पहला ही है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड में इसके लिए बहुत प्रसिद्धि मिला, सफलता मिली। आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई इसके लिए। निसंदेह ये बहुत बड़े गौरव की बात है। लेकिन जो सूचना है वो ये है कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास थोड़े हिम के कण देखे गए, अर्थात हिम है, H2O अर्थात वाटर तो है, जमे स्वरूप में ही हो, है ना। लेकिन अगर वहाँ पर्याप्त जल होगा या जल की संभावनाएं होंगी तो जीवन की संभावनाएं भी हो सकती हैं। यही बात मंगल में, जब भारत ने मार्स मंगल अभियान छोड़ा था उस समय भी इस बात की चर्चाएं हो रही थी, है ना। तो लवणीय जल है 97% और 3% है फ्रेश वाटर अर्थात मीठा जल। फ्रेश वाटर को हम लोग मीठा जल कहते हैं, ना कि स्वीट। फ्रेश वाटर, मीठा जल इसका हम प्रयोग करते हैं पीने में, खाने में, है ना। 3%। इसमें भी 2% लगभग ग्लेशियर्स में है। इसमें 2% के आसपास हिमाच्छादित है। जो 0.3% है वो सतह पर है। ध्यान रखिएगा, 0.3%। आप सोचिए, पूरे पृथ्वी पर जो जल संसाधन है वो सर्वाधिक, सबसे बड़ा संसाधन है, सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इसके बावजूद, अर्थात ये अधिकतम में अल्पतम संसाधन है, क्योंकि जिस जल का हम प्रयोग करते हैं वो केवल 0.3% ही है। सोचिए, अब ये सूचना कितना महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए। तो 97% महासागरों में है, जो 3% जल है वही फ्रेश है। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, बस 3% मीठा जल है, 2% हिमाच्छादित है, लेकिन 0.3% मीठा जल सरफेस पे है। बाकी फिर इनलैंड ड्रेनेज के अंतर्गत है, अंतर्भौम जल में। अर्थात हम अधिकतम में अल्पतम इस संसाधन को इसलिए कहते हैं क्योंकि है तो ये बहुत ज़्यादा। 71% जो कवर एरिया है परिमंडलों का वो महासागरों से है या जलमंडल से कम संबंधित है, लेकिन जलमंडल का सारा जल हम प्रयोग में नहीं ला सकते, केवल 0.3%, अधिकतम में अल्पतम। ठीक है, तो बाकी शेष यही चीजें हैं। और नीला ग्रह क्यों कहते हैं ये सब आपसे डिस्कस किया ही जा चुका है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब महासागरों में जल हमेशा गतिशील रहता है, इसमें तरंग, ज्वार भाटा या महासागरीय जलधाराएं या धाराएं। महासागरों में 3 प्रकार की गतियां होती हैं, है ना। उन तीनों प्रकार की गतियों को, एक क्षैतिज गति है, फिर ये सब आगे पढ़ेंगे आप, एक लंबवत गति है, क्षैतिज गति हम जलधाराओं को कहते हैं, लंबवत गति ज्वार भाटे को कहते हैं, और दोलयमान गति सागरीय तरंगों को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, इसी को अंध महासागर कहा जाता है, तीसरा है हिंद महासागर, ये उत्तर में लैंडलॉक्ड है, चौथा है दक्षिणी महासागर, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि दक्षिणी महासागर के संदर्भ में कई बार ऑप्शनल के विद्यार्थियों को भी स्पष्टता नहीं होता कि दक्षिणी महासागर भी कोई है क्या, जबकि दक्षिणी महासागर भी है, जहाँ हिंद महासागर, प्रशांत महासागर,
या अटलांटिक महासागर समाप्त होते हैं तो एक पूरे अंटार्कटिका के चारों ओर एक महासागर है, बहुत विस्तृत नहीं है, लेकिन उसी को कहते हैं हम लोग दक्षिणी महासागर, और आर्कटिक महासागर से क्षेत्रफल में बड़ा है। तो ये 5 वर्ल्ड के महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग, जैसे एशिया स्थल का 1/3 मतलब कॉन्टिनेंट्स का 1/3 भाग घेरता था, प्रशांत महासागर पूरे पृथ्वी का घेरता है। अब देखो पैसिफिक ओशियन ये एशिया के पूर्व में है, उत्तर अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। तो ये पूरा का पूरा सबसे विस्तृत इलाका, ये जो आप दक्षिण में देख रहे हैं ना, ये दक्षिणी महासागर का इलाका है। क्लियर हो गया? फिर ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर लगभग यहाँ तक है, ये पूरा दक्षिणी महासागर कंट्रीब्यूशन में है। और ये अटलांटिक महासागर है, ये वाला अटलांटिक के भी दक्षिण में दक्षिणी महासागर ही है। और यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये है आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव के पास। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर अवस्थित हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण। ये तो मानचित्र से ही स्पष्ट है, और ऐसे मानचित्र में इसलिए आपके लिए लेके आता हूँ ताकि समझना और ज़्यादा सरल और सहज हो सके, है ना। अब अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर, अब देखो अटलांटिक अगर ये है तो इधर हुआ पश्चिम, इधर हुआ पूरब, तो पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। और फिर ये जहाँ समाप्त हुआ ना, तो ये इलाका हो जाएगा दक्षिणी महासागर, है ना। तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ज़्यादा कटी फटी है, ये आप देख सकते हैं। यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रायद्वीप है, या लेब्राडोर प्रायद्वीप ये हुआ, यहाँ पूरा का पूरा ये कटा फटा है, इसलिए तट रेखा की लंबाई को लेते हैं अटलांटिक महासागर टॉप पे चला, है ना। यह अनियमित और दंतुरित, दंतुरित का मतलब ही होता है कटा फटा, है ना। प्राकृतिक पोताश्रय में पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। जब बहुत ज़्यादा कटा फटा रहेगा तो गहराई, और इस दृष्टिकोण से फिर पोताश्रय का मतलब होता है पोर्ट, तो पोर्ट यहाँ मैक्सिमम बनेंगे। इसलिए नेविगेशन अर्थात जो सागरीय जहाजरानी है उसके विकास की संभावना इस महासागर में सर्वाधिक होगी। और देखो तो यूरोप, अफ्रीका तो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, यूरोप और अमेरिका को देखो तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस इसी क्षेत्र में है ना। इसीलिए व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर है। देखो कई बार ऐसा प्रश्न आगे यूपीएससी में पूछा जा चुका है, लेकिन सोचो आपकी 6ठे क्लास के एनसीईआरटी में यदि इस प्रकार की सूचनाएं मिल जाएं, आगे किसी भी चीज़ को या किसी सूचना को ये सही है गलत ये समझना बड़ा आसान हो जाता है ना। अब हिंद महासागर, आर्कटिक सागर और दक्षिणी सागर से थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, अर्थात हमारे प्यारे भारत के नाम पर। यह लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि इसको उत्तर में ये लैंडलॉक्ड है, मैंने कहा है कि आगे आपको और ज़्यादा डिटेल में सूचनाएं मिलेंगी। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है, अर्थात प्रशांत महासागर। इसके अलावा अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का दक्षिणी भाग इस दक्षिणी महासागर से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। इसका अधिकांश भाग हिमाच्छादित है। महासागर के छिछले जल वाले क्षेत्रों से संकरा भाग है, और बेरिंग जल संधि ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और उत्तर अमेरिका के पास है, ये नाम से जाना जाता है, जहाँ से जल पिघल करके नीचे आता है। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इसको मानचित्र पे आप देखना चाहें, ये देखो यहाँ उत्तर अमेरिका ये हो गया, और ये एशिया और ये यूरोप, फिर यहाँ पे आ जाएगा अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका और यूरेशिया से घिरा हुआ है। क्लियर हो गया? तो महासागर भी पूरे हो गए। अब मानचित्र में आप देखो तो बढ़िया से दिख जाएगा, ये अटलांटिक है, ये पैसिफिक है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। ये इंडियन ओशियन है जो इनलैंड लॉक्ड है, पैसिफिक इधर से मूव करो तो, और ये लाइन आ जाता है ये आर्कटिक ओशियन का, और ये ध्यान दो साउदर्न ओशियन का। इंडियन ओशियन के दक्षिण में भी है, अटलांटिक के भी है, और प्रशांत के भी बीच में है, नीचे में है। तो पांचों महासागर कहाँ पे कैसे हैं, ये बेसिकली उसी का एक अलग प्रकार से स्पष्टीकरण है।
तो उम्मीद करते हैं मानचित्र कार्य के माध्यम से भी आपको बहुत डिटेल में बढ़िया समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अब चलते हैं हम लोग जैव मंडल की ओर। तो जैव मंडल सिंपल है, देखो इस मानचित्र में ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर अर्थात जल मंडल, ये हो गया लिथोस्फीयर अर्थात स्थल मंडल। तीनों के अंतराकर्षण से बन करके विकसित हुआ है बायोस्फीयर अर्थात जैव मंडल, है ना। अब देखो जो एनसीईआरटी में परिभाषा दी गई है, सीमित क्षेत्र जहां स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं अर्थात अंतराकर्षित होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव रहते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जीवों को दो भाग में बांटा जाता है। देखो जीव जो होते हैं, एक होता है वनस्पति, वनस्पति को भी जीव ही कहते हैं। दूसरा होता है जंतु, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो सभी प्रकार के जीव रहते हैं। ये भूपृष्ठ से थोड़ा ऊपर वायुमंडल में भी, जैसे वायरस या कई प्रकार के बैक्टीरिया वायुमंडल में भी होते हैं। वायरस तो खास करके वायुमंडल में ही होता है। तो वायुमंडल में भी तथा महासागरों में भी इसका विकास हुआ है, अर्थात ये स्थल मंडल, जल मंडल और साथ में वायुमंडल, तीनों में कौन पाया जाता है? जैव मंडल। लेकिन विस्तृत तौर पे चूंकि इसमें सूक्ष्म जीवाणु से जंतु जो है ना, इसमें वायरस या इसको हम सूक्ष्म कह लें बेटर होगा, सूक्ष्म, माइक्रो और बड़े। तो बड़े को तो हम कंसीडर करते हैं जंतु के रूप में, लेकिन वायरस को, बैक्टीरिया को हम उसमें कंसीडर नहीं करते। लेकिन सबको मिला करके बनता है जैव मंडल, है ना। जैव मंडल में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर हाथी तथा व्हेल जैसे बड़े जंतु भी शामिल होते हैं। इसमें घास से छोटे पौधे और छोटे पौधों से बड़े आकार के वृक्ष भी शामिल होते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, वनस्पति और जंतु। जो लास्ट पॉइंट है वो यही है। तो इसको हम कहते हैं जैव मंडल। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर वह सीमित क्षेत्र, एनसीईआरटी के अनुसार वह सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल आपस में संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने का तात्पर्य है अंतराकर्षित होते हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं। एक दूसरे के प्रभाव से जिस नए मंडल का विकास होता है, उस नए मंडल को हम कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल में पृथ्वी तंत्र या पृथ्वी पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों को रखा जाता है। जीवों को दो भागों में बांटते हैं, जंतु और वनस्पति। अब वनस्पति को उत्पादक कहते हैं पर्यावरण में या पारिस्थितिकी में, और जीवों को कहते हैं उपभोक्ता। वो सब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो जैव मंडल क्या है, ये बढ़िया समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो जैव मंडल को खतरा क्या है, थोड़ा सा इस पे एक पैराग्राफ है, थोड़ा सा मैं भी चर्चा कर दे रहा हूँ। और एक बहुत टेक्निकल फिगर है ये, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। ऐसे टर्म्स को आप मेंस में यूज करेंगे तो बहुत फायदा भी मिलेगा। बताता हूँ क्या है। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और विश्व की जनसंख्या 7 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। सोचिए जब यूरोप में पहली बार औद्योगिक क्रांति सफल हुआ तो विश्व के सबसे बड़े उस समय के क्लासिकल अर्थशास्त्री माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने फोरकास्ट किया 18वीं शताब्दी में कि अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करते हैं तो औद्योगिक क्रांति के लाभ को सुरसा की तरफ बढ़ती जनसंख्या खा जाएगी, और उसके बाद जो बेरोजगारी और महंगाई आएगा उसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भूखमरी की समस्या से मानव विनाश के कार की ओर जाने लगेगा। 18वीं शताब्दी में क्लासिकल अर्थशास्त्री माल्थस ने फोरकास्ट किया। सोचिए आज हम लोग किस कगार पे या संसाधन किस प्रकार से घटेंगे या क्या क्या समस्या आई होंगी या आने वाली हैं, हम समझ सकते हैं। अब आज हम लोग 2023 में हैं, अगस्त का महीना अब समाप्त होने वाला है और 7 अरब की जनसंख्या पूरी हो चुकी है। और भारत ऑफिशियली अभी हालांकि घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जो डेटा आए हैं उससे स्पष्ट है कि भारत चीन को छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया। भारत में इतना ज़्यादा संसाधन है, इसके बावजूद अतिशय जनसंख्या की वजह से ये सारी समस्याएं हैं। यहाँ तक कि बेरोजगारी या भूखमरी भी जो थोड़ा बहुत है भारत में, बेरोजगारी ज़्यादा है, भूखमरी बहुत कम है। तो इस प्रक्रिया में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अंतर संबंधित होंगी। तो यदि संसाधनों को समुचित प्रकार से उपयोग में लाने के साथ साथ यदि मानव की जनसंख्या पर नियंत्रण हमने स्थापित नहीं किया, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, ये तय है ना। तो जैव मंडल में
ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पृथ्वी के सभी परिमंडल किसी न किसी रूप में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं या करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के पर्यावरण में निरंतर परिवर्तन भी होता है। ये परिवर्तन कई बार सकारात्मक होता है, कई बार नकारात्मक भी होता है। अर्थात आइस एज स्वतः भी आता है, जलवायु परिवर्तन स्वतः भी होता है, लेकिन वो एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मानव ने उन प्रवृत्तियों को, उन परिवर्तनों को बड़ा तेज कर दिया है, इसलिए खतरा है। इसमें आगे क्या है कि जब परिवर्तन सकारात्मक हो रहा होता है तो उसको कोप अप करना पर्यावरण के लिए भी या प्रकृति के लिए भी आसान होता है, लेकिन मानव ने इस प्रकार के परिवर्तन प्रारंभ किए हैं कि प्रकृति उसको समायोजित नहीं कर पा रही, और समायोजन नहीं कर पाने की स्थिति में समस्याएं आ रही हैं। समस्या प्रदूषण को लेकर के है, समस्या अंतर्राष्ट्रीय या ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे भूमंडलीय तापन, या उससे भी पहले चले तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग, और जो हमारे यूएनओ के महासचिव हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, नाउ द पीरियड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द era of global warming is being finished, now the global boiling era is being started। अर्थात ग्लोबल बॉइलिंग का समय प्रारंभ हो चुका है, वार्मिंग तो खत्म हो गया। क्योंकि, और इसका एक सीधा साधा प्रमाण देखेंगे कि भारत में जिस प्रकार से पर्वतों में, हिमाचल प्रदेश में, परसों का ये न्यूज़ था, हिमाचल प्रदेश में एक ही जगह के 36 मकान, जिसमें से लगभग 16 अनऑफिशियल बनाए गए थे, जिसको कैप्चर करके कहिए, जैसे कहिए, एक बार में लैंडस्लाइडिंग में बह गए, नीचे चले गए। वैसे उसमें बहुत से लोग भी होंगे। ऑफिशियली तो यही कहा गया लगभग 250 के आसपास लोग मरे हैं, लेकिन 36 मकान जो बहुमंजिला इमारत के तौर पे थे, क्या उसमें 250 लोग ही होंगे? और ये त्रासदी क्यों है? और सबसे जानकर आपको आश्चर्य होगा, यह वर्ष एल नीनो का वर्ष, अर्थात इस वर्ष वर्षा कम होनी चाहिए। भारत के कई क्षेत्रों में, जैसे बिहार में, झारखंड में, पूरे उत्तर प्रदेश में, असम में, पूरे पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की मात्रा कम है, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और खासकर कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये सब जो हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका जलवायु परिवर्तन। तो लास्ट में इस चैप्टर में ही दिया गया है, यदि उन परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से हम क्रियान्वित करते रहे या सुचारू रूप से चलता रहा तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन मानव ने संसाधनों का अतिशय दोहन किया है, जिससे एक तरफ तो संसाधन कम होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। संसाधन कम हो रहे हैं, जैसे कोयला का उदाहरण लें, भाई कोयला का एक लिमिट है, इसके बाद ये कोयला समाप्त हो जाएगा। हालांकि हम जब थर्मल पावर्स की बात करते हैं, ताप विद्युत केंद्रों की, तो वर्ल्ड में ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय तापन, इन सबके लिए अकेले 50% जिम्मेवार ये कोयले से निर्मित थर्मल पावर्स ही हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का आधार भी यही कोयला ही था। और आज भी अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोयला न्यूनतम पाया जाता है। इससे विद्युत का निर्माण कम हुआ, औद्योगिकरण कम हुआ, और ये सारी प्रक्रियाएं प्रकारांतर में अफ्रीका के कम विकास या अल्प विकास के रूप में सामने आई। आज भी अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से। अब ये सब डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, बस इतना ही है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और संसाधन का अंधाधुंध दोहन एक तरफ संसाधनों को कम कर रहा है, दूसरी तरफ मांग को बढ़ा रहा है। जनसंख्या 7 अरब से अधिक हो चुका है, तो मांग की वृद्धि और संसाधनों की कमी एक प्रकार का ऐसा असमायोजन उत्पन्न करेगा जो मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न लगा बैठेगा। अब इसमें 3 टर्म्स है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनीय विनाश, तो सिंपली जहां वन है उसको हम काट दें या आग ही लग जाए। हालांकि जनरली जब हम मानव से निर्मित करते हैं, कहते हैं इसको संबंधित बनाते हैं, तो कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। प्राकृतिक तौर पे जब होता है तो उसको हम वनीय विनाश नहीं कहते। दूसरा है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब जहां वन था, यदि किसी उद्देश्य के कारण उसको काटा गया और पुनः लगाया गया तो कहते हैं पुनर्वानिकी, रिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन, अब यहां पर एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन ये एनसीईआरटी में नहीं है, आपके नॉलेज के लिए मैं दे दिया क्योंकि इसी से कंसर्न ये है। एफॉरेस्टेशन जहां वानिकी वन नहीं था, यदि वहां भी हम वन लगाएं तो अभी एफॉरेस्टेशन ही है। और जहां वन था, किसी खास, जैसे पेपर इंडस्ट्री के लिए हम बांस को काट लें
और वहाँ पर फिर से हम बांस ही लगाते हैं, वो एफॉरेस्टेशन भी है और रिफॉरेस्टेशन। लेकिन अगर हम निरंतर उसको काटेंगे तो रिफॉरेस्टेशन में नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे एफॉरेस्टेशन। अब आगे डिटेल में जब इन्वायरमेंट हम लोग आएंगे तो रिफॉरेस्टेशन हो, एफॉरेस्टेशन हो, बेसिक दोनों में डिफरेंस क्या है, जब तक अच्छे से उनके अंतर को भिन्नता के साथ हम नहीं समझते तब तक उनका प्रेजेंटेशन भी अधूरा ही रहता है। तो मुख्य परीक्षा में भी समस्याएं आनी तय है। तो जयमंडल पे जो ओवरऑल था वो आपको बता ही दिया गया। अब वही है, तीनों टर्म्स को मैंने दे दिया है, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। जो तीनों का अंतर था वो मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया। पर्यावरण का जो असंतुलन है इस पिक्चर से स्पष्ट हो रहा होगा। इस इम्बैलेंसमेंट से मानव समुदाय पूरे के पूरे जैवमंडल पर ही खतरा आ सकता है ना। अब इसी चीज़ को दिया गया है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, आंकड़े 7 अरब आदि के नहीं है इसमें, लेकिन उन आंकड़ों के साथ जो तथ्य हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। समस्या प्रदूषण की है, वैश्विक लेवल पे बहुत सी चीज़ें, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सतही जल प्रदूषण, वायुमंडलीय जल प्रदूषण, अंतर्भौम जल प्रदूषण, मतलब हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। नकारात्मकता से हम भरते जा रहे हैं क्योंकि हम आवश्यकता से ज़्यादा पसंद की आवश्यकता को जीने लगे हैं और पसंद की आवश्यकता का कोई अंत नहीं है। ओवरऑल जो ओजोन क्षरण है, अम्ल वर्षा है, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु शीतलन है, ग्लोबल डीमिंग, ये तेज़ी से बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग था वो क्या बन गया है, ग्लोबल बॉयलिंग, है ना। तो एनसीईआरटी के डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए भी जो तथ्य महत्वपूर्ण थे वो मैंने यहाँ पे पेश कर दिया है आपको। तो अध्याय का मतलब हुआ प्रश्नोत्तर। पृथ्वी के कौन कौन से परिमंडल हैं, तो ये 4 परिमंडल हैं। मैं सबका जवाब वैसे दूंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, लिखाया, समझाया। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जो एनसीईआरटी के पीछे में है, उसका उत्तर देंगे। तो पृथ्वी के कौन कौन से परिमंडल हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा है, वे 2 महाद्वीप कौन से हैं जो विषुवत वृत्त के दोनों ओर फैले हुए हैं, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में भी हैं और दक्षिण में भी हैं। हालांकि उत्तर आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, एशिया नहीं होगा, उत्तर अमेरिका नहीं होगा, एक हो जाएगा अफ्रीका और एक हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, है ना। ये प्रश्न एनसीईआरटी में है। और सोचिए अगर यही प्रश्न यूपीएससी के पीटी में आ जाए तो आम तौर पे परीक्षार्थी यहाँ कंफ्यूज करेंगे किसको चुना जाए, और वो दक्षिण अमेरिका की जगह चुनेंगे एशिया को, जो बिल्कुल गलत होगा। 2 महाद्वीपों में एशिया नहीं आएगा, दक्षिण अमेरिका होगा और अफ्रीका होगा। अफ्रीका तो खैर बट ऑब्वियस है। पृथ्वी की 3 मुख्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इजीएस्ट है, अभी भी जस्ट आपको बताएं। वायुमंडल, ये आयुमंडल नहीं है, वायुमंडल है। वायुमंडल के 3 गैसों के नाम बताइए, 3 गैसों के नाम बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, इवन हाइड्रोजन, दीज ऑल आर द गैसेस ऑफ। पृथ्वी के महासागरों के नाम लिखो। जैवमंडल का क्या महत्व है, ये सब डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट इसका आंसर देना है। अगला जो सेट है वो है कूटमिलाओं का, तो ये बिलाही के मैंने दे दिया है। सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला महासागर आर्कटिक है। देखो ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन कई बार आपसे नहीं बन पाते। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला महाद्वीप अंटार्कटिका, और महासागर की बात करें तो दक्षिणी महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। फिर ये है एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, आप सुन करके बताइए एक शब्द में उत्तर क्या होगा। वह भूखंड जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो, पर्वत कहते हैं। आसपास की नीची भूमि से एकदम सीधे उठा हुआ भाग पठार है। अपेक्षाकृत समतल और लक्षण विहीन नीचा मैदान है। गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए है, वायुमंडल है। और बहुत बड़े जलाशय जो प्रायः महाद्वीपों द्वारा अलग किए गए हैं, महासागर है। भौगोलिक कुशलताएं ये प्रश्नों में ही दिया गया है, 2 प्रश्न इसमें भी है। विभिन्न महासागरों और महाद्वीपों के क्षेत्रफल ज्ञात करो और क्षेत्रफल के अनुसार क्रमशः उनके नाम लिखो, अर्थात सबसे बड़ा कौन सा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, फिर क्रम बना करके आप। और एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली आप इसको फॉलो करिए, बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का गैप इसलिए आता है कि हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी सीधे ग्रेजुएशन के बाद निर्णय लेते हैं कि हमें आईएएस बनना है। अच्छी बात है, बड़े जीवटता और ऊर्जा के साथ तैयारी भी करते हैं वो, लेकिन चूंकि उनका बेसिक्स तैयार नहीं होता तो बड़े बड़े चीज़ों के बार मिस कर जाते हैं।
इसलिए एक प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे मैंने लिख भी दिया है प्रोजेक्ट वर्क। आप इन प्रश्नों को ही बनाइए। पर्वतों, यहाँ पर्वतों थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पर्वतों, पठारों और मैदानों में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करो। इन तीनों में से तुम सबसे अधिक किसे पसंद करते हो बताओ। देखो, पर्वतों पर जिस प्रकार का अभी आपदा आया हुआ है हिमाचल प्रदेश में, साथ में उत्तराखंड में, दोनों में ही हिमाचल में ज़्यादा है, उत्तराखंड में थोड़ा ही कम है। और बाढ़ तो वैसे राजस्थान में भी आया, मध्य प्रदेश में भी आया, लेकिन जो विभीषिका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी भी जारी है, कल तक के न्यूज़ को हम देखें, हाईवे कई जगह पूरा गायब ही हो चुका है और लैंडस्लाइडिंग इन राज्यों का एक मेन फीचर बन के उभरा है। तो उसके क्या कारण है, कैसे हो सकता है, पर्वतों पर जीवन कठिन क्यों है, मैदानों में जीवन इतना कठिन क्यों नहीं है, थोड़ा इस पर सोचिए, तो आपको बहुत सी चीज़ों का उत्तर मिलना स्वतः ही आरंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार आज जो चैप्टर था पृथ्वी के परिमंडल, वो समाप्त हो चुके हैं। और विद्यार्थियों का कहना था कि सर प्रश्न भी आप साथ में बनवा दिया कीजिए, तो प्रश्न और प्रश्न का उत्तर भी मैंने दे दिया है। हालांकि अगली बार मैं प्रयास करूंगा कि प्रश्न का उत्तर न दूं, प्रश्न पढ़ के बता दूं, क्योंकि इस प्रश्न या जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पहले मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, पीपीटी भी उसका अवेलेबल है। और मैंने आपको पढ़ाई की प्रक्रिया में बताया था, मेथोडोलॉजी में, पहले क्लास जब लिया था मैंने, तो पहले क्लास, छठे क्लास का जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, कि आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। बिल्कुल इसको हल्के मत लीजिए कि ये छठे क्लास का है, नोट्स क्या बनाना है। नोट्स बनाइए, तब आगे आपको बहुत रिवीजन की आवश्यकता भी नहीं होगी। और मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे बिल्कुल निश्चिंत रहें, तो तैयारी भी बेहतर होगी और आप अंतिम रूप से एक अच्छे रैंक के साथ चयनित होने में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हो। तो आज ये क्लास समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सुरक्षित रहिए, लेकिन जम के पढ़िए, अच्छे रैंक के साथ चयनित होइए, यही अपेक्षा टीम अन अकेडमी की भी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।